वेलकम, नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में जो स्ट्रगल होता है, जो कार्नेटिक वॉर होता है, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो का जो टॉपिक है वो है द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी। इसको हम कार्नेटिक वॉर के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली हम कार्नेटिक वॉर के बारे में बात करने वाले हैं, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आइए सबसे पहले हम मेरे बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो देखिए, मेरा नाम कृणाल पी ठाकुर है एंड आई एम एन एजुकेटर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी। बाय क्वालिफिकेशन आई एम एलएलबी एलएलएम विद बिजनेस लॉ and I'm teaching for the civil services since 2011 and in this series मॉडर्न हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर होंगे। आज का ये जो टॉपिक है वो है एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी और उसमें भी हम बात करेंगे, पहले भाग की बात करेंगे और पहले भाग में बात होगी फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहला कार्नेटिक वॉर। अब देखो, 3 कार्नेटिक वॉर हुए थे टोटल और ये 3 कार्नेटिक जो वॉर हुए उसके पहले की सिचुएशन क्या थी, उसका बैकग्राउंड क्या था, ये कार्नेटिक वॉर कैसे होता है उसको जानना हमें बहुत ही जरूरी है। तो चलो समझते हैं कि अंग्रेजों के बीच में और फ्रेंच के बीच में जब वो भारत में आए, दोनों इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए आए थे और दोनों को पॉलिटिकल पावर चाहिए था और उनके बीच में ये स्ट्रगल क्यों होता है, ये सिचुएशन क्या क्रिएट होती है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ राइवलरी। तो देखो, ब्रिटिश और फ्रेंच केम टू इंडिया, दोनों भारत आए थे और दोनों भारत में क्यों आए थे, क्योंकि दोनों का पर्पस ट्रेडिंग पर्पस था और ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाते कमाते अल्टीमेटली दे आर ड्रोन इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। भारत की राजनीति में वो इंटरेस्ट लेने शुरू कर दिए थे। बोथ हैड विजन ऑफ एस्टैब्लिशिंग पॉलिटिकल पावर ओवर द इंडिया। दोनों को भारत के मास्टर बनना था, दोनों को भारत में पॉलिटिकल पावर को एस्टैब्लिश करना था। अब हुआ क्या, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी शुरू हो जाती है। कहां से शुरू होती है? सो इन इंडिया इट इज रिफ्लेक्टेड इन द ट्रेडिशनल राइवलरी ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रेंच थ्रू आउट द हिस्ट्री। के पूरे इतिहास के दौरान, लाइक यूरोप में भी उनकी ट्रेडिशनल राइवलरी रही है। ऐसा नहीं कि भारत में आने के बाद ही राइवलरी हुई, उससे पहले भी उनके बीच में पहले से ही संबंध जो है वो अच्छे नहीं थे। और यहाँ पे इट बिगेन विद द आउटब्रेक ऑफ ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। तो यूरोप में क्या होता है, एक देश है ऑस्ट्रिया, तो वहां पे सक्सेशन के लिए लड़ाई होती है कि कौन गादी पे बैठेगा, कौन कुर्सी पे बैठेगा। तो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन होता है, उसके साथ ही ये उनके बीच में राइवलरी चालू हो जाती है। भारत में इसके कारण युद्ध भी होता है और फाइनली ये कंक्लूड कैसे होता है, विथ 7 years वॉर। 7 साल का युद्ध होता है, उनका कंक्लूजन होता है और उसके बाद भारत में भी इस युद्ध का अंत होता है और डिसाइसिवनेस जो है वो देखी जाती है। तो देखते क्या हुआ था। तो देखो, स्पेसिफिकली इन इंडिया, भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये जो राइवलरी है ये 3 कार्नेटिक वॉर के रूप में देखी जाती है। इट डिसाइडेड वंस फॉर ऑल दैट इंग्लिश एंड नॉट द फ्रेंच, कि भारत में अब राज करने वाले कौन है, अंग्रेज रहेंगे, फ्रेंच राज नहीं करेंगे। सो इंग्लिश वर टू बिकम मास्टर्स ऑफ इंडिया। भारत के भविष्य के ऊपर नहीं, ये अंग्रेज जो है वो राज करने वाले हैं, वो इसी 3 वॉर से हमें दिखता है, 3 कार्नेटिक वॉर से दिखता है। इसीलिए इसे मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट ऑफ द हिस्ट्री कहा जाता है। इन 1740 पॉलिटिकल सिचुएशन इन साउथ इंडिया वॉज अनसर्टेन। नहीं, 1740 में जो हमारा दक्षिण भारत है उसकी स्थिति जो थी वो अनसर्टेन हो गई थी और कंफ्यूज हो गई थी। क्या होने वाला था किसी को कोई नहीं पता था। हुआ क्या था, तो हैदराबाद के जो निज़ाम थे, हैदराबाद पे राज करने वाले निज़ाम, वो थे निज़ाम असफ जाह। ये अब बहुत सीनियर हो चुके थे, बहुत बूढ़े हो चुके थे और वो लाइक ही वॉज फुल्ली एंगेज विद बैटलिंग विथ मराठा इन वेस्टर्न डेक्कन। वेस्टर्न डेक्कन में वो मराठाओं के साथ बहुत ज़्यादा लड़ते थे, लाइक हमेशा वो वॉर में रहते थे उनके साथ, तो थक भी जाएंगे। जब वो वहाँ पे बैटलिंग करते थे, जब वो लड़ाई करते रहते थे, तो उस टाइम पे उनके जो सबॉर्डिनेट थे, नहीं, दे वर स्पेकुलेटिंग कि ठीक है उनके मरने के बाद फिर वारिस कौन बनेगा, किसको नेक्स्ट निज़ाम बना दिया जाएगा। तो दे वर स्पेकुलेटिंग अपॉन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज डेथ, कि वो मरेंगे तो फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा हमारे राज्य का और कौन इस पे राज करेगा। अब उसके साउथ में जैसे हैदराबाद है, तो हैदराबाद के साउथ में हम देखोगे ये साउथ इंडिया का हमारा पूरा मैप है, तो उसमें हैदराबाद के साउथ में, साउथ ऑफ हिज किंगडम लेक कोरोमंडल कोस्ट। जैसे ये जो हमारा तमिलनाडु का रीजन जो है उसे हम कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। तो इस कोरोमंडल कोस्ट में भी लाइक राज्य थे, बट उसमें कोई स्ट्रांग रूलर नहीं था। तो कोरोमंडल कोस्ट इज देयर विदाउट एनी स्ट्रांग रूलर।
टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर, कि यहाँ पे पूरा बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करके रख सके। सो इंस्टेड देयर वाज अ रेमिनेंट ऑफ द ओल्ड विजयनगर एम्पायर, कि पहले क्या था, बड़ा सा विजयनगर एम्पायर था, लेकिन विजयनगर एम्पायर जो था वो टूट चुका था, और उसके बाद छोटे छोटे एम्पायर जो थे उसी से निकले थे, वो यहाँ पे राज करते थे, जो कि बहुत पावरफुल नहीं थे। सो इन द इंटीरियर ऑफ मैसूर, कोची, त्रावणकोर, इन मालाबार कोस्ट, ये विजयनगर एम्पायर से जो टूटे हुए राज्य थे वही राज यहाँ पे कर रहे थे, और वो पावरफुल नहीं थे। ऑन द ईस्टर्न कोस्ट स्मॉल स्टेट ऑफ मदुरा, जिसे मदुराई भी कहा जाता है, वहाँ पे तेंजोर थे, तेंजोर मतलब तेंजोर या थंजौर भी बोल सकते हैं, एंड तिरुचिरापल्ली, तो ये राज्य थे, वो राज कर रहे थे, ये राज्य के ऊपर राज कर रहे थे छोटे छोटे राजा, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। पावरफुल था यहाँ पे हैदराबाद, जहाँ पे निज़ाम ओल्ड हो चुके थे, और वो कभी ना कभी मतलब अभी दिख रहा था कि अब वो ज़्यादा जिंदा नहीं रहेंगे, ज़्यादा देर तक नहीं जिएंगे, क्योंकि बुढ़ापा आ चुका था। तो डिक्लाइन ऑफ हैदराबाद हो रहा था, इसका मतलब है, सो डिक्लाइन ऑफ हैदराबाद वाज अ सिग्नल फॉर द एंड ऑफ मुस्लिम एक्सपांशनिस्ट, कि जो मुस्लिम का साम्राज्यवाद जो चल रहा था वो हैदराबाद के डिक्लाइन होते ही समाप्त हो रहा था। और यहाँ पे अंग्रेजों का पावर बढ़ रहा था, सो इंग्लिश एडवेंचरर गॉट द प्लान रेडी, वो रेडी थे कि जैसे ही डिक्लाइन हो जाए तो हम इसमें इंटरफियर करेंगे। ऑल्सो देयर वाज अ मराठा किंगडम, देखो महाराष्ट्र के जो एरिया है, डेक्कन का जो एरिया है, और उसके बाद वो साउथ में भी पेनिट्रेट कर रहे थे। सो मराठा किंगडम वाज स्प्रेडिंग इन तेंजोर, प्रोवाइडिंग पेशवा ऑफ पुणे एन एक्सक्यूज फॉर द इंटरफियरेंस व्हेनेवर ही इज प्लीज्ड, कि यहाँ पे पेशवाओं का थ्रेट था कि कभी भी आजू बाजू के रीजन में जो है वो इंटरफियर कर सकते हैं और अपना वो वर्चस्व बढ़ा सकते हैं। और इसी सिचुएशन में, इसी बैकग्राउंड में 3 कार्नेटिक वॉर जो है वो देखे जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि क्या बैकग्राउंड था, तो देखो अगर हम पूरे भारत की तौर से देखें, अगर आप नॉर्थ इंडिया के भी कॉन्टेक्स्ट में देखोगे, सो इंडिया इन 1700 यहाँ पे क्या था, औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी 1707 में। सो डेथ ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब, और हमें पता है कि मुगल एम्परर औरंगजेब के बाद कोई भी स्ट्रॉन्ग राजा जो है वो उनको नहीं मिला है। तो उसके बाद बहादुर शाह प्रथम जो है वो बादशाह बनते हैं मुगल एम्पायर के, लेकिन मुगल एम्पायर अब डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। और इसी के बाद कुछ सालों में ही, जैसे आप देखोगे, पहला, दूसरा, तीसरा कार्नेटिक वॉर होता है। तो पहला कार्नेटिक वॉर, ये याद रखिएगा, पहला कार्नेटिक वॉर 1744 से 1748 के बीच में लड़ा गया था। उसके बाद दूसरा कार्नेटिक वॉर जो है वो 1749 से 54 में लड़ा गया था, और तीसरा कार्नेटिक वॉर जो है वो 1758 से 63 के बीच में लड़ा गया था। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखो पहला कार्नेटिक वॉर क्यों हुआ, इसका कारण क्या था, और इसे कार्नेटिक क्यों कहा जाता है। तो पहली बात है कि कार्नेटिक वॉज द नेम गिवन बाय द यूरोपियन, यूरोप के लोगों ने इस एरिया को कार्नेटिक रीजन बोला था। जो भारत का जो साउथ का रीजन है उस एरिया को, कोरोमंडल कॉस्ट को उन्होंने कार्नेटिक बोला था। सो यूरोपियन किसको, कोरोमंडल कॉस्ट को एंड इट्स हिंटरलैंड, कि कोरोमंडल कॉस्ट और अंदर का जो एरिया है उस पूरे एरिया को वो लोग कार्नेटिक कहते थे, इसलिए यहाँ पे लड़ाई हुई, इसे कार्नेटिक वॉर भी कहा जाता है। और पहला कार्नेटिक वॉर जो है वो 1746 से 1748 के बीच में होता है। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ एंग्लो फ्रेंच वॉर इन यूरोप। तो एक्चुअली भारत से नहीं शुरू हुआ था, इनकी दुश्मनी यूरोप से चालू हो गई थी। कैसे, तो वहां पे ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था कि वहां पे वारिस कौन बने। ऑस्ट्रिया एक देश है यूरोप के अंदर, और वहां पे जो बादशाह है तो उसका वारिस कौन बनेगा, उसके बीच में फैसला लेना था, और इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई होगी, अंग्रेजों के और फ्रेंच के बीच में। और वही दुश्मनी जो है वो भारत में भी देखी गई, एक दूसरे को दुश्मन की नज़र से देखते थे। अब देखते हैं इमीडिएट कॉज क्या था, ऐसा कॉज जिसके कारण लड़ाई चालू हो गई। तो देखो, ऑल्दो यहाँ पे फ्रेंच जो थे उनकी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो देवर कॉन्शियस कि उनकी पोजीशन वीक है भारत में, अंग्रेजों के मुकाबले उनकी पोजीशन वीक है, अंग्रेज ज़्यादा पावरफुल है, तो इसलिए कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते थे कि वो बढ़े या वो ट्रिगर हो जाए। सो दे वर नॉट इन फेवर ऑफ ए एक्सटेंशन ऑफ हॉस्टिलिटी टू इंडिया, उनको पता था, तो इसीलिए वो अंग्रेजों से नहीं लड़ना चाहते थे। लेकिन अंग्रेजों को भी तो पता था ना हमारी पोजीशन अच्छी है। सो इंग्लिश नेवी अंडर बार्नेट दे सेज सम फ्रेंच शिप टू प्रोवोक द फ्रांस, उन्होंने फ्रेंच के कुछ जहाज पकड़ लिए ताकि फ्रांस प्रोवोक हो जाए और लड़े और वो उनको हरा दे। तो फ्रेंच को उन्होंने उनके जहाज जब्त करके प्रोवोक कर दिया, फ्रेंच को आया गुस्सा, फ्रेंच के लोगों को यहाँ पे गुस्सा आता है। सो फ्रेंच ने रिटेलिएट किया, कैसे,
तो उन्होंने मद्रास के ऊपर आक्रमण किया, और मद्रास जो था, जो एक्चुअली माना जाता था कि अंग्रेजों का हेडक्वार्टर था साउथ में, या उनका हम बोल सकते हैं मेन सेटलमेंट था, तो उन्होंने मद्रास के ऊपर कब्जा कर लिया। दिस इज द मद्रास इन 1746 विद द हेल्प ऑफ हिज फ्लीट। तो उनको मदद करने के लिए, फ्रेंच को मदद करने के लिए कहाँ से उन्होंने आर्मी मंगवाई थी, तो उनकी एक कॉलोनी थी मॉरिशस में। अफ्रीका के पास एक आइलैंड है इंडियन ओशन के अंदर, आप देखोगे अरेबियन सी में एक आइलैंड है और वो आज देश भी है जिसका नाम है मॉरिशियस। तो मॉरिशियस में फ्रेंच का राज था। तो मॉरिशियस से एक टुकड़ी आती है भारत, और भारत में आके मद्रास को कैप्चर करने में जो यहाँ की फ्रेंच की टुकड़ी थी उसको मदद करती है, और फ्रेंच मद्रास को कैप्चर कर लेते हैं, अपने अंदर कर लेते हैं। और यहाँ पे उनको लीड कर रहे थे इसले ऑफ फ्रेंच अंडर द एडमिरल, ये थे उनको लीड करने वाले एडमिरल ला बॉर्डोनास। इट इज द फ्रेंच गवर्नर मॉरिशियस। तो एडमिरल जी ने, ला बॉर्डोनास ने क्या किया, यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद यहाँ की फ्रेंच टुकड़ी की मदद की, और उन्होंने मद्रास को अपने अंदर ले लिया, ताकि अब अंग्रेजों को झटका लगेगा, और इसी के कारण अब अंग्रेज भी यहाँ पे रिएक्ट करेंगे, और पहला कार्नेटिक वॉर जो है वो शुरू हो जाता है। अब पहला कार्नेटिक वॉर जब शुरू हो जाता है तो लड़ाई होती है, बहुत सारी लड़ाई होती है वैसे, एंड फाइनली जब अंतिम लड़ाई होती है और उसके बाद जो रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट कुछ इस तरीके से आता है कि दोनों के बीच में एक संधि हो जाती है, और वो संधि कहाँ होती है, एक्चुअली यूरोप में संधि होती है। पहली कार्नेटिक वॉर एंडेड इन 1748। देखो 40 में शुरू हुई, 48 में बंद हुई, मतलब कंक्लूड हो गई। तो 1748 में ये एंड हो जाती है, और जो ट्रीटी होती है उसे बोला जाता है ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल, इसे चप्पल भी कह सकते हो, एक्स ला चैपल। इट वाज साइन एंड ब्रिंगिंग द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन टू कंक्लूजन, कि जो ऑस्ट्रिया में जो वॉर हो रहा था यूरोप के अंदर, वो कंक्लूड होता है, और उसके कारण भारत में भी जो इन दोनों के बीच में वॉर हो रहा था, तो वो भी कंक्लूड हो जाता है। तो याद रखिएगा कि किस ट्रीटी के कारण ये वॉर खत्म हुआ था, पहला कार्नेटिक वॉर, तो वो ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल के कारण कंक्लूड हुआ था। इस ट्रीटी में क्या हुआ था कि जो मद्रास फ्रेंच ने कब्जा कर लिया था, वो क्या अंग्रेजों को दे देंगे, तो मद्रास वाज हैंडेड बैक टू द इंग्लिश। और नॉर्थ अमेरिका में जो भी जगह थी जिस पे फ्रेंच डिमांड कर रहा था, तो अंग्रेजों ने वो जगह जो है उनको दे दी। सो फ्रेंच इन टर्न गॉट दैर टेरिटरी इन नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में एरिया जो था वो फ्रेंच ने ले लिया, और भारत में जो मद्रास था वो अंग्रेजों को दे दिया गया। और इस तरीके से ये ट्रीटी के कारण पहला कार्नेटिक वॉर जो है वो कंक्लूड होता है ट्रीटी के साथ। तो इसमें सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो वॉर हुआ इसमें सिग्निफिकेंस क्या था, तो देखो पहला कार्नेटिक वॉर हमेशा के लिए रिमेंबर किया जाता है फॉर दैट बैटल। एक बैटल हुई थी जिसका नाम था बैटल ऑफ सेंट थोम इन मद्रास। तो मद्रास के अंदर जो बैटल हुआ सेंट थोम का, उसके कारण इसको याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो अंग्रेजों ने क्या किया था, भारत के जो नवाब थे, कर्नाटक के जो नवाब थे, उनके पास मदद मांगी, और नवाब के पास बहुत बड़ी आर्मी थी। तो नवाब ने ये आर्मी दी, और ये आर्मी फ्रेंच के साथ लड़ने के लिए जाती है। तो अंग्रेजों की तरफ से नवाब की जो आर्मी है वो फ्रेंच के साथ लड़ने जाती है, और फ्रेंच की आर्मी कम थी लेकिन डिसिप्लिन थी। दोनों के बीच में लड़ाई होती है और फ्रेंच की आर्मी जीत जाती है। सो बैटल ऑफ सेंट थोम मद्रास में जो लड़ाई हुई, ये लड़ाई जो है वो फ्रेंच फोर्स के बीच में, और जो हमारे अनवरुद्दीन है, नवाब ऑफ कर्नाटक है, जिनके पास अंग्रेज गए थे मदद मांगने के लिए, तो अनवरुद्दीन जो उनकी जो आर्मी थी और फ्रेंच की आर्मी, उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। नवाब की आर्मी ज़्यादा थी, फ्रेंच की कम थी, लेकिन फ्रेंच की डिसिप्लिन ज़्यादा थी, और इसलिए लड़ाई में कौन जीतता है? फ्रेंच जीतते हैं। तो स्मॉल फ्रेंच आर्मी अंडर कैप्टन पैराडाइज डिफीटेड स्ट्रॉन्ग इंडियन आर्मी अंडर महफूज खान। कहाँ? सेंट थोम ऑन द रिवर एदियार, बैंक ऑफ रिवर एदियार। तो एदियार नदी के किनारे ये लड़ाई हुई, और इस लड़ाई में जो फ्रेंच की आर्मी है वो जीत गई। इससे पता चला इट वॉज अ आई ओपनर टू द यूरोपियन इन इंडिया। उनकी आंखें खोल गई। अरे, इट रिवील दैट इवन अ स्मॉल एंड डिसिप्लिन आर्मी कुड इजीली डिफीट मच लार्जर इंडियन आर्मी। कि भारत की बड़ी भी आर्मी हो ना, उसको भी हरा सकते हैं अगर आप डिसिप्लिन आर्मी लेके जाओगे तो यूरोपियन को कॉन्फिडेंस बढ़ गया। Further, this war adequately brought out the importance of naval force, कि नेवी की कितनी ताकत होती है। नेवी जिसके पास होगी ना वो ज़्यादा राज करेगा। सो इम्पोर्टेंस ऑफ नेवल फोर्स इन एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट इन द डेक्कन। तो नेवी की जो ताकत है उसको भी यहाँ पे महत्व दिया गया। तो ये था हमारा पहला कर्नाटिक वॉर। चलिए इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो इसके आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और उसके बाद मेरे साथ कंपेयर कर सकते हो।
देखो पहला सवाल है, व्हाट वाज द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया रिफ्लेक्शन ऑफ, किसका रिफ्लेक्शन था? ऑप्शन ए colonial expansionism, B religious conflict, C traditional rivalry between England and French and D Mughal dominance. द करेक्ट आंसर जो है वो होगा सी होगा, सी ट्रेडिशनल राइवलरी बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रेंच। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी कार्नेटिक वॉर टुक प्लेस बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच इन इंडिया? तो 1 2 3 4 आंसर जो है वो 3 है, करेक्ट आंसर इज 3। Next question is, what event marked the end of First Carnatic War in 1748? Treaty of Paris, Treaty of Aix-la-Chapelle, Treaty of Madras, Treaty of Vienna. Correct answer जो है वो है B, Treaty of Aix-la-Chapelle. Yes, Treaty of Aix-la-Chapelle. तो यहाँ पे हमारा पहला कार्नेटिक वॉर समाप्त होता है और ये वीडियो भी समाप्त होता है। जो दूसरा कार्नेटिक वॉर है उसको हम कल दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और वीडियो मिलते रहे। पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।